किया कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश जो रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड इज मुस्लिम लीग इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर पार्टीशन। मुस्लिम लीग ने बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाने लगा, किसके लिए? पार्टीशन के लिए। Then we have June 3, 1947. British government clarified that Constituent Assembly's constitution would not apply to unwilling parts. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्लाई नहीं होगा अनविलिंग पार्ट्स में। मतलब जो राज्य नहीं चाहते हैं कि हमको इनके साथ मिलना है या हमको इंडिया के साथ जुड़ना है, उन पे लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, वो नहीं मान रहे थे कि उनको इंडिया के साथ जोड़ना है, लेकिन धीरे धीरे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जम्मू एंड कश्मीर में नेहरू जी ने उन्होंने ट्रीटी वगैरह साइन करके उनको मना लिया था। Then we have same day Lord Mountbatten Viceroy announced Mountbatten Plan, that is partition plan। मतलब 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन प्लान आया जिसमें पार्टीशन के पार्ट्स डिसाइड हुए। इस प्लान के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि कौन सा पार्ट इंडिया में रहेगा और कौन सा पार्ट पाकिस्तान में रहेगा। एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इस पार्टीशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इन पार्टीशन को और भी बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के फीचर की। तो सबसे पहला फीचर है वो है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट बन जाएगा इस एक्ट के थ्रू। इसमें ये लिखा था पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैड राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसके थ्रू इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। और इसमें बोला गया कि दोनों कंट्री के पास राइट है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हो सके। देन वी हैव गवर्नर जनरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ विसरॉय अबॉलिश्ड। जो विसरॉय के जो ऑफिस थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। ईच डोमिनर हैव अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन एडवाइस ऑफ डोमिनर कैबिनेट। एक डोमिनेंट कैबिनेट बनाया गया था जहां पे ब्रिटिश किंग के एडवाइस से वो कैबिनेट बनाया गया था इनिशियल उनके उसके लिए इंडिया के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम नया नया आजाद हुआ था तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का उतना नॉलेज नहीं था, तो इसलिए उनको अपॉइंट किया गया था ताकि वो इनिशियल 1950 में वो भी चले गए थे। Then we have British government to have a responsibility for India और पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। मतलब अगर कोई भी अटैक करता है या कुछ भी होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने की। नेक्स्ट वी हैव कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज empowered to फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास राइट है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके या अडॉप्ट कर सके, ठीक है। देन वी हैव रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग दिस एक्ट। दोनों कंट्री के पास पूरी राइट है कि वो कोई भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं या रिपील करना बेसिकली हटा देना, रिमूव कर देना। ये जो एक्ट बना है उसके साथ मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। देन वी हैव लेजिस्लेटिव पावर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर्स टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो है वो फंक्शन करेगी एज लेजिस्लेचर्स जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो जाता। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947 वुड एक्सटेंड टू डोमिनोज अनलेस अडॉप्टेड बाय देयर लेजिस्लेचर। 15 अगस्त 1947 के बाद जो डोमिनेंस है वो अडॉप्ट नहीं करेगा अनटिल लेजिस्लेचर ने के थ्रू नहीं आया हो। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबॉलिश, फंक्शंस ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। जो कुछ फंक्शंस है वो ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है
उनके पास वो पावर्स थे, पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उनके पास पावर थे, तो उनकी पावर को भी अबॉलिश कर दिया गया. देन वी हैव एंड ऑफ ब्रिटिश paramountcy. Paramountcy over princely states and tribal areas lapsed on 15 अगस्त 1947. जब इतनी सारी चीजें चल रही थी तो कुछ कुछ एक छोटे मोटे इलाके थे जहां पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो वहां से भी उनका जो कंट्रोल है वहां से भी हटा दिया गया. प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शन, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट आजाद अपना खुद का एक स्टेट बना सकते हैं. देन वी हैव प्रोविंशियल गवर्नेंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू कंटिन्यू एज इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन टिल वंस इट फ्रेम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 जो 5 है वो फॉलो होगा तब तक जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता. डोमिनोज कुड मॉडिफाई इट. और अगर जो सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए थे उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो चाहे तो इनको मॉडिफाई, इस एक्ट को मॉडिफाई कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पावर्स ऑफ द मोनार्क. ब्रिटिश किंग लॉस्ट राइट टू विटो बिल्स और रिजर्व देम. जो ब्रिटिश के जो किंग थे उन्होंने अपनी जो राइट थी वो खो दी थी विटो बिल्स की, या कि उनको रिजर्व करने की. दिस पावर्स नाउ विथ गवर्नर जनरल. वहां के जो गवर्नर जनरल थे उनके पास ये पावर थी. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स. गवर्नर जनरल एंड प्रोविजनल गवर्नर्स बिकम नॉमिनल हेड्स. जो गवर्नर जनरल थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर जनरल्स थे उनको नॉमिनल हेड बनाया गया जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता. बाउंड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उनको बाउंड किया गया था या उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करेंगे. रॉयल टाइटल्स. द एम्परर ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम ब्रिटिश किंग्स स्टाइल. Then civil services. New appointments by Secretary of State stopped. Existing officers retained benefit till that day. Then we have implementation. Midnight of 14 एंड 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल प्रॉपर खत्म हो गया. मतलब रात के बीच रात में 14 और 15 के बीच रात में 1947 को ब्रिटिश रूल जो खत्म हो गया. लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस आजाद भारत के. अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट जब ब्रिटिशर्स चले गए और इंडिया आजाद हो गया तब पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन. जवाहरलाल नेहरू सॉन इन एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार शपथ ली कि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, आजाद भारत के. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946 में बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की 1946 में वही चल के आगे पार्लियामेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया बनी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और मैं देख रही हूँ जैसे कि मैं लाइव में आ रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग वो वीडियो देख रहे हो और आप लोग जो कमेंट्स भी कर रहे हो उसमें लाइव चैट में आप लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लोगे तो जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी एपीएफसी और यूपीएससी को टारगेट कर रही हूँ. और कमेंट करके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो. डाउट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि वीडियो को और कैसे बेटर कर सकते हैं, या आप टॉपिक बता सकते हो जो जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए. बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन आपके इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड बाकी मैंने व्हाट्सएप का टेलीग्राम का चैनल लिंक एंड व्हाट्सएप का लिंक मैंने दोनों कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. तो अगर आपको पीडीएफ इसके चाहिए होंगे सो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी. और ये सारे नोट्स एम लक्ष्मीकांत से बने हुए हैं, तो जो कि बहुत ही ईजी है और मेरे को लगता है यूपीएससी के लिए तो बेस्ट है फॉर पॉलिटी. इनकेस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज बता देंगे, तो मैं आपको आपकी डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी. Till now, take care of yourself. Bye bye. Hello everyone, welcome back to my channel.
आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हम बेसिकली सारे नोट्स लक्ष्मीकांत से बना रहे हैं और मैंने इसको डिटेल्ड में लिखा है और मैंने इसको नोट्स मतलब सारे वर्ड सेम है लेकिन मैंने इसको नोट्स फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि वो पैराग्राफ में रहता है तो शायद आपको समझ में नहीं आया, बोरिंग लगे, तो मैंने इसको डिटेल एक नोट्स फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको इसके नोट्स फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी, या आप मेरे को मेरे Hello everyone, welcome back to my channel.